उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दिन पहले हुई घटना का एक और वीडियो वायरल हो गया, जिसे आरएलडी ने शेयर किया। इस घटना से जुड़े कई वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, जिनमें खून खराबा होता नजर आया था। और इस बार आरएलडी ने जो वीडियो शेयर किया उसमें दिखा कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से आई और रास्ते में काले झंडे लेकर चल रहे लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गई। गाड़ी के आगे आया एक शख्स तो टक्कर की वजह से उछलकर उसके आगे के हिस्से पर गिर पड़ा, जबकि कुछ लोग सड़क किनारे जमीन पर तड़पते नजर आए। ये देखते ही वहां चीख पुकार मच गई और शोर सुनाई देने लगा। इस दौरान लगातार सायरन बजने की आवाज आती रही और एक दूसरी गाड़ी भी पीछे पीछे जाती दिखी, जिससे लगा कि रास्ते में चल रहे लोगों को हटने का सिग्नल दिया जा रहा था। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में गाड़ी चलाने वाले का चेहरा साफ नजर नहीं आया, लेकिन ये जरूर दिखा कि जिस गाड़ी से लोगों को टक्कर लगी उसके आगे के शीशे में पहले से दरार पड़ी हुई थी, जिसके मायने ये निकाले गए कि गाड़ी पर हमला किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा तो आरोप भी लगा चुके हैं कि पहले गाड़ी पर पथराव हुआ था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लखीमपुर खीरी की घटना पर सियासी हलचल बढ़ गई और विपक्ष ने वीडियो के बहाने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया। किसी ने ट्वीट किया तो किसी ने बयान दिया। चुनावी माहौल में लखीमपुर की घटना पर राज्य सरकार को घेरने का कोई भी मौका विरोधी चूकना नहीं चाहते, और इसीलिए वीडियो वायरल होते ही विपक्षी नेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई। लखीमपुर नहीं जाने देने से भड़की प्रियंका ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे पर कार्रवाई करने में देरी का आरोप लगा दिया। इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने तो इस वीडियो को सबूत ही मान लिया। अखिलेश यादव भी वीडियो पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सुर में सुर मिलाने लगे। कोई दोषी है, किसी को जेल जाना है तो वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे और उनके साथी जितने भी जेल जाएं। तो वहीं वरुण गांधी ने ट्वीट में 2 टूक लिखा कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन विरोधियों के सियासी दांवपेच से बेफिक्र राज्य सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि कोई दोषी नहीं बचेगा। आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, विपक्ष के लोग, जो लोग भी इसमें दोषी होंगे बख्शा कोई नहीं जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की न्यायिक जांच चल रही है। राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही मारे गए किसानों को मुआवजे समेत जांच के आदेश दिए थे, जो शुरू हो गई। लेकिन गाड़ी से लोगों को टक्कर मारने वाला वीडियो वायरल होते ही अजय मिश्रा और उनके बेटे पर हमले और तेज हो गए, जिसके बाद अजय मिश्रा अपनी बात रखने सामने आए और उन्होंने 2 टूक कहा कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे तो ताल ठोक के बोले कि वो बेगुनाह है। लॉ एंड ऑर्डर है, हम इसका इस पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी होगा न्यायिक होगा, न्यायिक कुछ नहीं होगा। जांच का सामना करने के लिए तैयार है? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। आशीष मिश्रा लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जिस समय हादसा हुआ और लोगों की जान गई वो वहां नहीं थे। उन्होंने उनके किसी और कार्यक्रम में होने का वीडियो भी दिखाया। यही नहीं, खबर है कि इस मामले पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वो उन्हें लखीमपुर खीरी की घटना की पूरी जानकारी देंगे। पता चला है कि अजय मिश्रा आरएसएस के लोगों से भी मिलने वाले हैं। 2 दिन पहले जो कुछ हुआ उसके बाद अजय मिश्रा के बेटे पर आरोप लगे और केस दर्ज हुआ। यही नहीं, वहां प्रदर्शन करने वाले किसान अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में धरना दिया। लखीमपुर खीरी कांड के बाद प्रियंका और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। और अब अपने नेता की गिरफ्तारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज कर दिया। धरने पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बहुत समझाया, मगर बात नहीं बनी। प्रदर्शन कर रहे लोगों में कुछ तो सीतापुर पुलिस लाइंस के बाहर झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताते नजर आए, जबकि बाकी के लोग पुलिस लाइंस के मेन गेट के सामने धरना देते दिखे। वहां प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम को देखते हुए पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात दिखी। इन लोगों ने साफ किया कि जब तक उनके नेता को छोड़ा नहीं जाता तब तक वो वहां से हिलने वाले नहीं। भारी पुलिस हमला तैनात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और लखीमपुर खीरी की कूच करने की कोशिश है। कांग्रेस की ओर से फिर एक वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए ये दावा किया गया कि प्रियंका और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर सरकार ड्रोन के जरिए नजर रख रही है। जबकि प्रियंका के साथ लखीमपुर जाने की कोशिश करने वाले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी अपनी एक फोटो ट्वीट करते हुए राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और उन्होंने आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
जबकि एक दिन पहले ही सरकार ने मामले की न्यायिक जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी। मगर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं ने लखीमपुर कांड के लिए सीधे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा, उन पर, उनके पुत्र पर और भाजपा के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। विपक्ष के हमलों का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई और उसके नेता मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि विपक्ष लखीमपुर कांड के बहाने प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जो राजनीतिक गिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं उनको वहां पे सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ रोक रही है, बस। इस सियासी घमासान के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यूपी के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी से मिलने लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, मगर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया, जिससे भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस भी निकाला और अपने नेता की रिहाई की मांग की। इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जो हाथों में जलती हुई मशाल और पार्टी के झंडे लेकर वहां पहुंचे। ये जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरा और फिर पुलिस लाइंस पर यह जुलूस खत्म हो गया। इसके बाद भी इन लोगों ने हाथों में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। मशाल जुलूस निकाल रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, हाथ में मोमबत्ती लेके, मशालें लेकर के प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को जल्दी से जल्दी रिहा करना चाहिए। एक तरफ इस मामले में सियासी घमासान जारी रहा तो दूसरी तरफ इस घटना में मारे गए 4 किसानों में 2 के परिवार वालों ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग कर दी, जिसके बाद बहराइच के डीएम और एसपी मारे गए किसान गुरविंदर सिंह और दलजीत सिंह के घर पहुंचे और उनके परिवार वालों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश की ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन इन किसानों के घर वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की और साफ किया कि जब तक उनकी ये मांग नहीं मानी जाती तब तक वो शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारी ये है कि उसकी पोस्टमार्टम फिर से, चाहे दिल्ली हो या पंजाब में, रिपोर्ट हमको मिले तब हम। कैसे रिपोर्ट मिले आपको? पोस्टमार्टम की। परिवार वालों के इस रुख के बाद इनके घर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि माहौल न बिगड़ने पाए। उधर लखीमपुर खीरी में एक किसान का अंतिम संस्कार पुलिस की मौजूदगी में कर दिया गया। इस मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पहुंचे और वो पीड़ित परिवार से मिले। उन सबका प्रॉपर अंतिम संस्कार कर लिया गया है और उसके बाद यहाँ पे मौके पर शांति है। और दावा किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात का जिक्र नहीं है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का जिक्र है कि बहराइच के किसान गुरविंदर सिंह के शरीर पर घिसटने और नुकीली या धारदार चीज से आई चोट के निशान मिले, जबकि दलजीत सिंह के शरीर पर कई जगह घिसटने के निशान मिलने की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मगर इनके परिवार वालों का आरोप है कि मौत गोली लगने की वजह से हुई और इसलिए दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। इसी तरह मारे गए किसान लवप्रीत सिंह और छत्र सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घिसटने, शॉक और हेमरेज की मौत की वजह बताया गया। जो इसको मतलब हादसा बताया जा रहा है, इससे हमको खेद है, क्योंकि जो वीडियो आई है, जो प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है, उसके अनुसार गाड़ी उस पर चढ़ाई गई है और गाड़ी से कुचला गया है और गोली भी मारी है। इस बीच हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार ने पुलिस से शिकायत की और मांग की कि इस मामले में केस दर्ज किया जाए। 2 दिन पहले जो हिंसा हुई थी उसमें बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। शुभम मिश्रा उन्हीं कार्यकर्ताओं में एक है जिसकी मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। शुभम मिश्रा की 2 साल की बच्ची को तो शायद पता ही नहीं कि उसके पिता अब नहीं रहे, लेकिन शुभम के दादाजी का गला बात बात में उसे याद करके भर आता है। 22 लोगों को अकेले उसी के दम पर परिवार चलता था, वो तो चला गया। वो लखीमपुर हिंसा पर हो रही सियासत पर गुस्से में दिखे और किसानों का हिमायती बनने की कोशिश कर रहे विपक्ष के दोहरे रवैये पर भड़क गए। भाजपा के अलावा हमारे पास किसी पार्टी का, विपक्षी का आज तक दर्शन नहीं हुआ। वहीं शुभम मिश्रा के भाई ने तो हमला करने वालों को आतंकवादी बोल दिया। वो किसान नहीं हो सकते, वो सब आतंकवादी हैं। बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार ने इस मामले में केस दर्ज करने के लिए जो शिकायत की, उसमें उन्होंने अमनदीप सिंह, महेंद्र सिंह और तेजेंद्र सिंह समेत कुछ अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया कि उन्होंने शुभम को लाठियों से इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। सौभाग्य की एक बात है कि लखीमपुर खीरी में विपक्षी दलों के निशाने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा हैं, जिन पर अब तक जो भी आरोप लगाए गए वो सारे आरोप एफआईआर में भी दर्ज हैं, जिनमें आशीष मिश्रा को नामजद आरोपी बनाया गया है और किसानों को धमकाने का मंत्री अजय मिश्रा का जो वीडियो वायरल हुआ था उसका भी जिक्र एफआईआर में, जिसकी जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने का फैसला भी हो चुका है। लेकिन विपक्षी दलों के नेता जांच शुरू होने से पहले ही सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे को बचाने का आरोप लगा रहे हैं।
गुजरात में हुए निकाय चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी पहली बार राज्य में किसी चुनाव में उतरी थी और इन चुनावों में सबसे बड़ी कामयाबी बीजेपी को गांधीनगर में मिली, जहां नगर निगम की कुल 44 में बीजेपी ने 41 सीटें जीती। मतलब विपक्ष का करीब करीब सुपड़ा ही साफ कर दिया। जीत की खुशी आप बीजेपी दफ्तर पर खास तौर पे देखते हैं, कार्यकर्ताओं में यहाँ पे फटाके फोड़े जा रहे हैं और इस तरीके से खुशियां मनाई जा रही है। गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में ढोल नगाड़ों से लेकर आतिशबाजी तक का लंबा दौर चला। जीतने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को बधाई देने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। मुख्यमंत्री के साथ निगम पार्षदों और बीजेपी के बाकी नेताओं ने तस्वीरें खिंचाई। गुजरात के बाकी शहरों में भी बीजेपी का खेमा जोश में दिखा। अहमदाबाद में भी बीजेपी दफ्तर में जीत का जश्न मनाया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ सड़कों पर दिखी और हवा में गुलाल उड़ता हुआ दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के रंगों के साथ ढोल नगाड़ों का भी इंतजाम किया तो बनासकांठा में तो बीजेपी नेताओं ने एक लंबा विजय जुलूस निकाला। क्योंकि ये जीत बीजेपी के लिए ऐसे वक्त पर आई जब राज्य के विधानसभा चुनाव में 1 साल का ही वक्त बाकी बचा है। राज्य की राजधानी गांधीनगर में नगर निगम की 44 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें बीजेपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल कर ली। 2 सीट कांग्रेस के हाथ आई और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली। वहीं अहमदाबाद में नगर निगम की केवल 2 सीटों के लिए चुनाव हुआ था और दोनों ही सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जबकि गुजरात के द्वारका जिले की भवाद नगर पालिका पर कांग्रेस को जीत मिली। उधर 24 सीटों में 16 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। जबकि द्वारका जिले की ही ओखा नगर पालिका पर बीजेपी ने बड़े अंतर से कांग्रेस को पछाड़ दिया। कुल 36 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें 34 सीटें बीजेपी ने जीत ली और कांग्रेस के खाते में केवल 2 सीटें आई। बनासकांठा में भी नगर पालिका की 24 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिनमें 20 पर बीजेपी और केवल 4 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। सौभाग्य की एक बात यह कि गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव 10 महीने पहले हुए थे, जिनमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी और अब गांधीनगर नगर निगम में भी विपक्ष का लगभग सफाया हो गया, जो 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों का ट्रेलर माना जा रहा है। क्योंकि गुजरात में विधानसभा की आधी से ज्यादा सीटें शहरों और कस्बों में ही हैं और उन्हीं शहरी सीटों के दम पर बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की उम्मीदें चकनाचूर कर दी थी। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ठप पड़ने से मार्क ज़करबर्ग को भारी नुकसान हुआ। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सोमवार को फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप करीब 6 घंटे तक ठप रहे, लेकिन इतनी ही देर में फेसबुक को $50 अरब यानी भारतीय रुपयों में करीब $4.25 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, क्योंकि इस खबर के सामने आते ही फेसबुक के शेयर करीब 5% तक लुढ़क गए, जिसका सीधा असर उसके मार्केट कैप पर भी पड़ा। यही नहीं, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग को निजी तौर पर भी भारी नुकसान हुआ और उनकी संपत्ति कुछ ही घंटों में करीब $7 अरब यानी भारतीय रुपयों में 52,000 करोड़ से भी ज्यादा घट गई। ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर मार्क ज़करबर्ग 2 पायदान फिसलकर 5वें नंबर पर पहुंच गए। फेसबुक के शेयर पिछले 13 सितंबर से ही गिर रहे हैं और अब तक उनमें 15% तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। दिल्ली के सीमापुरी इलाके से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने फायरिंग के एक मामले में कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर हमला कर दिया। यह घटना 4 दिन पहले की बताई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के अंधेरे में कुछ लोग लगातार पुलिस की एक गाड़ी पर पथराव करते दिखे। ऐसे में उस गाड़ी में सवार पुलिस वालों ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसे रिवर्स गियर में दौड़ा दिया। कुछ मीटर तक इसी तरह गाड़ी चलाने के बाद मौका देखकर उन्होंने यू टर्न लिया और वहां से चले गए। बताया गया कि उस इलाके में 1 अक्टूबर को फायरिंग की एक घटना हुई थी, जिसमें कार्रवाई करने दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहां पहुंचे थे। तहकीकात के दौरान पुलिस ने उस केस में आरोपियों की पहचान कर ली। जैसे ही वो आगे बढ़े, तभी अचानक कुछ लोगों ने उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बताया तो यहाँ तक गया कि उन लोगों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद वो पुलिस वाले तब वहां से चले गए। लेकिन बाद में इस घटना में शामिल 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली का सीमापुरी इलाका यूपी के गाजियाबाद से लगा हुआ है, जहां एक मीट कारोबारी ने अवैध वसूली के लिए धमकी देने और फिर गोली चलाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने बदमाशों की पहचान का दावा किया और जब आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस गई तो मोहल्ले के लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर दिया। भारत में पहली बार किसी मरीज का आर्टिफिशियल हार्ट निकालने की पहली सर्जरी भारत में पूरी तरह कामयाब रही। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि दिल्ली के पास यूपी के नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में यह सर्जरी हुई, जिसमें इराक से भारत आए एक मरीज का ऑपरेशन करके उसका आर्टिफिशियल हार्ट
हटा दिया गया और फिर भी उसका असली दिल आराम से काम करता रहा। बताया गया कि भारत में ये इस तरह का पहला केस है और दुनिया में सिर्फ तीसरा। असल में ये मरीज कुछ साल पहले टर्मिनल हार्ट फेलियर की परेशानी का इलाज कराने भारत आया था। तब ट्रांसप्लांट के लिए असली दिल मौजूद नहीं था, इसलिए डॉक्टरों ने मरीज के शरीर में आर्टिफिशियल दिल लगा दिया। लेकिन कुछ वक्त बाद डॉक्टरों ने पाया कि मरीज का असली दिल पूरी तरह ठीक हो चुका। आर्टिफिशियल हार्ट को बंद कर दिया गया तो भी असली दिल एकदम बढ़िया काम करता रहा, इसलिए मरीज के आर्टिफिशियल हार्ट को निकाल दिया गया। बताया गया कि पूरे इलाज में लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। इंडिया में हार्ट निकाले गए हैं, मगर बाकी कारणों से, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिल गया तो इस मशीन को निकाल दिया, इन्फेक्शन हो गया तो निकाल दिया, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन हुआ तो निकाल दिया, लेकिन हार्ट कंप्लीटली रिकवर हो जाए उसके लिए निकाला और फिर पेशेंट बिल्कुल ठीक है, ये शायद पहला केस है। मध्य रेलवे ने गाड़ियों की ढुलाई के लिए मुंबई की परेल वर्कशॉप में ट्रेन के पुराने डिब्बों से एक हाईटेक कोच तैयार कर दिया। खास बात यह कि इसके जरिए 2 व्हीलर और 4 पहिए वाली गाड़ियों को कम समय और कम खर्च में एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकेगा। क्योंकि कई तकनीकी खूबियों से लैस ये कोच 18 टन से ज्यादा का भार लेकर पैसेंजर ट्रेन की तरह 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगा। यानी कि एक बार में ज्यादा गाड़ियां कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा सकेंगी। इतना ही नहीं, नए कोच में गाड़ियों को लोड करना भी आसान होगा। पहले सिर्फ कोच के पिछले दरवाजे से ही गाड़ियां लोड की जा सकती थी, जो कि नए कोच में बड़ा बदलाव है। पैसेंजर जिन दरवाजों से चढ़ते हैं उन दरवाजों से भी वाहनों की लोडिंग हो सकेगी। देखिए, ये जो दरवाजे लगाए गए हैं यहाँ पर लोडिंग हो सकेगी। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इस कोच को गाड़ियों की ढुलाई के अलावा दूसरी कई चीजों को इधर उधर भेजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपोनेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूजफुल होगा, पार्सल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। बताया जा रहा है कि इस हाईटेक कोच का ट्रायल 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा और इसके पूरा होते ही इस कोच को गाड़ियों की ढुलाई के लिए इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि कई तकनीकी खूबियों से लैस इस कोच में सड़कों की तरह फर्श पर रिफ्लेक्टर और पीली पट्टी लगाई गई है ताकि उसमें गाड़ियों को सही तरीके से लोड किया जा सके। यही नहीं, कोच की दीवारों पर एक तय दूरी पर रबर की पट्टी भी लगाई गई है ताकि ढुलाई के दौरान गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा सभी कोच को यात्री ट्रेनों की तरह एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्लेट लगाई गई हैं ताकि एक बार लोड हो चुकी गाड़ियों को अंदर ही अंदर दूसरे कोच तक पहुंचाया जा सके। इस हाईटेक कोच के वजन उठाने की क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई। पुराने कोच में 12 टन वजन की ढुलाई हो पाती थी, जो बढ़कर 18 टन से ज्यादा कर दी। बताया गया कि रेलवे ने इस तरह के कुल 300 कोच बनाने का फैसला लिया है, जिनमें 100 कोच बनाने की जिम्मेदारी मध्य रेलवे को दी गई। सौभाग्य की एक बात है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, जिसने करीब 1 साल पहले यात्रियों वाले डिब्बों में बदलाव करके कार या मोटरसाइकिल ढोने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयोग शुरू किया। इनमें मध्य रेलवे की वर्कशॉप की मदद रेलवे की रिसर्च करने वाली संस्था RDSO ने भी की। लेकिन दिसंबर में जो प्रोटोटाइप यानी पहला डिब्बा तैयार हुआ, उसमें सिर्फ पीछे के हिस्से में दरवाजा था और अब इस डिब्बे में बीच में दरवाजा बना दिया गया, जिससे प्लेटफॉर्म से ही डिब्बे में मोटरसाइकिल या दूसरा सामान लादा या उतारा जा सकता है। मुंबई में क्रूज पर हुई नारकोटिक्स ब्यूरो की छापेमारी के बाद अब उन कंपनियों पर भी गाज गिर सकती है जिन्होंने ये पार्टी करवाई थी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि अब क्रूज पार्टी के तीसरे एडिशन के लिए कोई वैध अनुमति नहीं थी, इसलिए पार्टी करवाने वाली कंपनियां अब जांच के दायरे में। इस पार्टी का न्योता सितंबर में ही हाई प्रोफाइल लोगों को दिया जाने लगा था, इसीलिए एक शख्स ने 8 सितंबर को ही RTI के जरिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से जानकारी मांगी गई कि क्या 2-3 अक्टूबर को ऐसी किसी पार्टी की इजाजत दी गई है, जिसका जवाब 24 सितंबर को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से दिया गया और साफ लिखा गया कि उनकी तरफ से ऐसी कोई इजाजत नहीं दी गई है। पार्टी के आयोजक को DG शिपिंग, महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड और येलो गेट पुलिस स्टेशन से भी कोई अनुमति जारी नहीं की गई थी। इस बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद गिरफ्तार हुए आरोपियों की गिनती 12 पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां के खमरिया गांव में एक घर में मगरमच्छ घुस गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और सब उसे भगाने में जुट गए। इसके लिए वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर उन लोगों ने एक लोहे का जाल लगाया, साथ ही रास्ते को एक चारपाई की मदद से बंद कर दिया ताकि मगरमच्छ भाग न पाए। इसके बाद वो लोग डंडों से उसे पिंजरे की तरफ धकेलने लगे, लेकिन तभी मगरमच्छ गुस्से में आ गया। डंडों से घायल होते मगरमच्छ ने अपना मुंह फाड़ा और लोगों की तरफ पलट गया। मगरमच्छ के हमलावर होते ही लोग सहम गए और सबने अपने डंडे पीछे कर लिए। इसके बाद एक शख्स ने लोहे के पाइप से उसे उकसाना शुरू किया। उस आदमी ने लोहे के पाइप से मगरमच्छ के जबड़े को दबा दिया,
जिससे वो और भड़क उठा। हालांकि उन लोगों ने कोशिश जारी रखी और दोनों तरफ से डंडों की मदद से मगरमच्छ को धकेलते गए। काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार मगरमच्छ पिंजरे में घुस गया और जैसे ही वो अंदर गया, एक आदमी ने चढ़कर फौरन उसका ढक्कन बंद कर दिया। सौभाग्य की एक बात है कि उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से जुड़े पीलीभीत के लोगों पर बाघों के हमले का खतरा तो पहले से था, लेकिन इस साल वहां की 10 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों में मगरमच्छों ने लोगों की जिंदगी दुश्वार बना दी, जो बारिश में नदी का पानी बढ़ने के बाद तालाबों तक पहुंच गए और अब लोगों के घरों में भी घुसने लगे, जिनके हमले में पीलीभीत जिले में इस साल कम से कम 3 लोगों की जान भी जा चुकी। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर सकती है। न्यूज 18 की चमन पलानिया की रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर सकती हैं, जिसके बाद पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये जिम्मेदारी कुलजीत नागरा या रवनीत सिंह बिट्टू को मिल सकती है। यही नहीं, पता चला है कि खुद मुख्यमंत्री चन्नी इस रेस में आगे चल रहे दोनों नेताओं को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे। खबर है कि ऐन वक्त पर चरणजीत सिंह चन्नी के दिल्ली दौरे के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, क्योंकि पता चला कि अमित शाह से मिलने के लिए चन्नी अकेले ही अपने हेलीकॉप्टर से दिल्ली जा रहे थे। यहां तक कि उनका विमान उड़ान भी भर चुका था, लेकिन आनंद फानन में उसे चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसके बाद खबर आई कि वो इस समय के पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा और पार्टी सांसद रवनीत बिट्टू को साथ लेकर स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली रवाना।